न्यूज रूम से विनय हमारे साथ और इसके साथ ही आदमपुर से दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले दीपक आपके पास आ रहे हैं। दिन भर से लगातार नजर आप बनाए हुए हैं और पिछले कुछ दिनों से लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर प्रचार प्रसार का दौर चल रहा था। फिलहाल के लिए अपडेट जरा दें। देखिए, बिल्कुल फिलहाल की अपडेट तो ये है कि मतदाताओं ने फैसला कर दिया है उम्मीदवारों का। जो उम्मीदवार लगातार दावा कर रहे थे जीत का, जो उम्मीदवार पिछले काफ़ी समय से कोशिश कर रहे थे इस बात की कि आदमपुर की जनता उन्हें जिताएगी, विधानसभा में पहुंचाएगी, 2 साल का वक्त है और उपचुनाव हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जो भी दावे चल रहे थे, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे एनएलओ हो और चाहे दूसरी पार्टी आप पार्टी हो, तमाम तरह के जो दावे हो रहे थे उन दावों पर जो मतदाता हैं उन्होंने मोहर लगा दी है। चूंकि मतदाता ही निर्णायक होते हैं और साफ तौर पर मतदाताओं ने मोहर लगा दी है। शाम को 6 बजे पूरी तरह से गेट बंद कर दिए गए हैं। गेट बंद करने का मतलब ये कि अब जो लोग लाइन में खड़े हुए हैं, जिस पोलिंग सेंटर के बाहर में खड़ा हुआ हूं, इस पोलिंग सेंटर में कुछ लोग अभी लाइन के अंदर लगे हुए हैं, उनको वोटिंग करने की इजाजत है। बाकी दरवाजा पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो पूरी तरह फैसला सुरक्षित रख दिया गया है। ईवीएम में फैसला सुरक्षित हो गया है। 6 तारीख को ये ईवीएम के डब्बे खुलेंगे। किसकी किस्मत खुलेगी, किसकी किस्मत का ताला बंद होगा, ये फैसला आदमपुर की जनता ने सुना दिया है। पूरी तरह से इस चुनाव की अगर हम बात करें तो बेहद दिलचस्प ये चुनाव रहा। आदमपुर का चुनाव कहा जाए तो केवल एक उपचुनाव था, लेकिन उस उपचुनाव में पूरी तरह से हरियाणा की राजनीति के तमाम दिग्गजों के चेहरे देखने को मिले। काफी दिलचस्प है, उन पर बातचीत करेंगे क्योंकि आपने बताया कि अभी अभी वोटिंग का जो वक्त है वो खत्म हुआ है। जो लोग लाइनों में लगे हुए हैं वो अब अपने वोट का इस्तेमाल कर सकेंगे, उस पर अपडेट आपसे लेंगे। लेकिन फिलहाल विनय के पास चल रहे हैं, आप बने रहे हमारे साथ। विनय, अगर हम 5 बजे तक की बात करें, करीब 70% मतदान हो चुका है और अब 1 घंटा और बीत चुका है। उसके बाद अभी भी कुछ लोग लाइनों में लगे हुए हैं, यानी वोट प्रतिशत जो बढ़ेगा उसके मायने क्या देख रहे हैं पिछले सालों के कुछ वोट प्रतिशत को देखते हुए? अगर और देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि 5 बजे तक लगभग 70% मतदान हो चुका है और अभी 6 बजे का आंकड़ा जब आएगा तो पता चलेगा टोटल मतदान कितना हुआ है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है कि आदमपुर में इतना ज़्यादा वोट परसेंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा वोट परसेंट है। और मतदान, इससे पहले बात करें पिछले 3 विधानसभा चुनावों की, तो उसमें भी वोट परसेंटेज जो है वो काफ़ी अच्छा ज़्यादा हुआ है। अगर हम बात करें 2019 के विधानसभा चुनाव की, जब कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस से लड़े थे, तो 2019 में जो कुल वोट परसेंट हुआ था वो 75% था। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 75% मतदान किसी विधानसभा के लिए होता है तो काफी ज्यादा माना जाता है। और इस 75% में से 51% कुलदीप बिश्नोई को मिला था। आप मतलब ये लगा लीजिए कि आधे से ज्यादा वोट जो है कुलदीप बिश्नोई को 2019 के विधानसभा चुनाव में मिले थे। अगर हम बात करें 2014 के विधानसभा चुनाव की, तो जब 2014 में कुलदीप बिश्नोई हजका, जब उनकी अपनी पार्टी थी, हजका से खड़े हुए थे, तब टोटल वोट परसेंट 78% हुआ था। 2014 की हम बात कर रहे हैं, उसमें भी कुलदीप बिश्नोई ने जीत दर्ज की थी। कुलदीप बिश्नोई को 47% वोट मिले थे। अगर हम बात करें साल 2009 की, 2009 में भी कुलदीप बिश्नोई हजका से ही खड़े थे। 2009 में जो वोट परसेंट था आदमपुर का वो टोटल 81% था। यानी कि आप पिछले, हमने आपको 3 बार के विधानसभा चुनाव का जो आंकड़ा दिखाया, वो आंकड़ा अपने आप में काफी ज्यादा मतदान है। 2009 में जब कुलदीप बिश्नोई हजका से खड़े हुए थे तो उनको 81% जो टोटल वोट पोल हुआ था उसमें से 45% वोट मिले थे। यानी कि वोट पोल का जो इतिहास रहा है आदमपुर का, वो ये बता रहा है कि आदमपुर के जो लोग हैं वो बढ़ चढ़ कर वोट मतदान में हिस्सा लेते हैं। वोट परसेंटेज आप देख सकते हैं 81%, 75%। और आज की बात करें तो 5 बजे तक ये 70% हो चुका था। 6 बजे का आंकड़ा भी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा कितने वोट परसेंट हुए हैं। तो ये माना जा रहा है कि आज भी वोट परसेंट काफी अच्छा खासा रहेगा। लेकिन वोट परसेंट जब ज्यादा पड़ता है तो इससे ये नहीं कहा जा सकता कि आदमपुर में कुलदीप बिश्नोई को खतरा किसी तरह का है। जितने भी वोट परसेंट हमने पिछले 3 बार के दिखाए, उसमें से आधे वोट तकरीबन कुलदीप बिश्नोई को पड़े हैं। इस बार भव्य बिश्नोई मैदान में है। अमूमन ये चुनावों के लिए कहा जाता है कि जब किसी विधानसभा में वोट परसेंट ज्यादा होता है तो वहां जो सिटिंग होता है उसके लिए खतरा है। लेकिन पिछले 3 बार के विधानसभा चुनाव में वोट प्रतिशत जब ज्यादा होता है तो उसे एक बदलाव का संकेत जनता की तरफ से मान लिया जाता है। आप बने रहे हमारे साथ। ये जो सियासी समीकरण दिलचस्प हुए उसके ऊपर मैं दीपक आपसे बात करूंगी, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस से चुनाव लड़े थे कुलदीप बिश्नोई, उससे पहले हजका से चुनाव लड़े थे, अब उनके बेटे भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि आदमपुर की जनता इस बात को मानती ही नहीं है कि उनके पास सड़कों का मुद्दा है, उनके पास जल भराव की समस्या है, लेकिन वो सिर्फ एक बात कहते हैं कि भजनलाल का परिवार है, भजनलाल के नाम पर अभी तक पोता भी वोट मांग रहा है। ये अपने आप में अलग तरह की राजनीति आदमपुर की।
देखिए बिल्कुल यही सवाल हमने बीजेपी के तमाम नेताओं से पूछा, और उनसे जब हमने पूछा कि खुश तो बहुत होंगे आप कि कल तक जिसका विरोध किया करते थे, 2019 में जिसके खिलाफ आप वोट मांगते थे, आज आप उसी के साथ उसके लिए वोट मांगने पर मजबूर हैं। तो बीजेपी के नेता तमाम साफ तौर पर कहते नजर आए कि ये राजनीति है, और राजनीति में कब कौन किसके साथ हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। आप ये समझिए कि आदमपुर की जब हम बात करते हैं तो आदमपुर में स्थिति क्या है कि 1968 से लेकर और अब तक ये सीट ऐसी सीट है जिस पर भजनलाल परिवार का पूरा कब्जा रहा है। भजनलाल की बात करें, कुलदीप बिश्नोई की बात करें, उनकी पत्नी की बात करें, तमाम जितने चुनाव हमने देखे उन चुनावों में हमने एक चीज देखी कि ये सीट एक तरह से अब तक परंपरागत सीट मानी जाती है कुलदीप बिश्नोई की। कुलदीप बिश्नोई चाहे कांग्रेस में रहे, जीत कुलदीप बिश्नोई की होती है। मैं भजनलाल परिवार की बात, लेकिन इसमें दीपक एक और बात है कि कुलदीप बिश्नोई की जीत को कांग्रेसी ये कह रहे हैं कि ये कांग्रेस की सीट रही है, इसीलिए जयप्रकाश की जीत का दावा किया जा रहा है। देखिए एक बात बताऊं कि अगर ये कांग्रेस अपनी तरफ से तर्क देती है तो ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि जब कांग्रेस छोड़ी, कुलदीप बिश्नोई ने, भजनलाल परिवार ने जब कांग्रेस छोड़ी, जब 67 सीटें आई थी कांग्रेस की, और उस समय भजनलाल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, और उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाया गया था, जिसके बाद अलग पार्टी बनी थी हजका, और हजका से भी इतिहास वही दोहराया गया। हजका से भी जब चुनाव लड़े गए तो उस स्थिति में भी जीत जो है भजनलाल परिवार ने हासिल की थी। तो ये तो बिल्कुल तय है कि 68 से लेकर अगर एक ही परिवार जीत रहा है, एक ही परिवार को लगातार जीत मिल रही है, तो इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि पार्टी मायने नहीं रखती है। और आदमपुर के लोगों से जब हम बात करते हैं तो उनके लिए पार्टी नजर नहीं आती, वो सिर्फ बात करते हैं भजनलाल की। आज भी उनके लिए कुलदीप बिश्नोई मायने नहीं रखता, उनके लिए मायने रखता है भजनलाल परिवार, उनके लिए मायने रखता है भजनलाल ने उनके लिए क्या किया। साफ तौर पर वो कहते हैं, जब हम उनसे तमाम तरह के हमने सवाल पूछे, हमने कहा कि एक बात बताइए, 1968 से आपके साथ कुलदीप बिश्नोई का परिवार आपके आ रहा है, आपकी सेवा कर रहा है, आपने उनको जनप्रतिनिधि के रूप में चुना है, उसके बावजूद आदमपुर की ये हाल खराब क्यों है, रोड खराब क्यों है, पानी की समस्या क्यों है? तो लोग साफ तौर पर कहते हैं कि काफी समय से विपक्ष में रहे हैं, इसलिए काम नहीं हो पाए। और इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो सत्ताधारी पार्टी है, बीजेपी जो पार्टी है, ये उनके साथ होगी, तो उम्मीद इस बात की कि शायद इस बार उनके इलाके का विकास हो पाएगा। तो साफ तौर पर तर्क अपने पास, लोगों के पास है, समर्थकों के पास हर चीज का तर्क होता है, और उन तर्कों का जवाब अगर कुछ देता है तो वो मतदान देता है, और मतदान में फैसला जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित रख लिया गया है। चूंकि दावे कांग्रेस की तरफ से भी ये हुए कि इस बार जीत अगर किसी की होगी तो वो जयप्रकाश की होगी, जयप्रकाश अपनी जीत को लेकर बेहद आश्वस्त नजर आए। हालांकि एक बड़ा विवादास्पद बयान उन्होंने दिया। हमने उनसे जब बात की तो उन्होंने साफ तौर पर, हमने पूछा कि आपका वोट तो आदमपुर में है नहीं, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैंने कभी वोट नहीं डाला है, मैं वोट डालने नहीं जाता हूं। तो साफ तौर पर उन्होंने कहा मेरे वोट डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई नेता इस तरीके की बात करता है कि मैं कभी वोट नहीं डालता, कार्यकर्ता वोट डालने का काम करते हैं, तो ये अपने आप में विवादास्पद हो जाता है, क्योंकि लोकतंत्र का मंदिर है चुनाव, और लोकतंत्र के मंदिर में अगर ये बात होती है, क्योंकि एक एक वोट की अहमियत होती है, तो ऐसी स्थिति में हम जयप्रकाश की बात करें तो जयप्रकाश ये कहते हुए नजर आते हैं। हम आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं नहीं, इस बार तो मैं जीतूंगा, हर तरह से हमने विकास का मॉडल लोगों को दिखाया है, हम जीत कर दिखाएंगे। इनेलो की बात करें, वो कहते हैं कि हम जीत कर दिखाएंगे। अब मतदाताओं ने किस्मत का फैसला जो पिटारे में बंद कर दिया है, इस पिटारे में लग गया है ताला, और ये पिटारे का ताला जो है ये खुलने वाला है, 6 तारीख को खुलेगा, उस पर बातचीत करेंगे। और दीपक, क्योंकि आम आदमी पार्टी का आपने जिक्र किया है, विनय आपसे समझना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी का जो जिक्र हुआ, इस चुनाव में जो चर्चा रही वो इस बात की कि मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, आम आदमी पार्टी का जिक्र क्यों नहीं आ पाया? क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी ने कहां चूक की है? एक ही सीट पर जो पूरी ताकत झोंकनी थी वो क्यों नहीं झोंक पाई? और इसके अलावा आम आदमी पार्टी का फोकस शायद बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन के उम्मीदवार की बजाय कांग्रेस उम्मीदवार पर ज्यादा था निशाना साधने में। देखिए, आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी भी जानती है कि आदमपुर सीट वो सीट है जो भजनलाल परिवार से निकालना मुश्किल है, इसलिए आदमपुर को लेकर आम आदमी पार्टी ने इसलिए भी जोर नहीं लगाया क्योंकि उनको कहीं ना कहीं इस बात की आशंका है कि यहाँ से सीट निकालना काफ़ी मुश्किल है, और अगर वहाँ पर पूरा नेतृत्व लगता है और उसके बाद भी सीट नहीं आती है तो कहीं ना कहीं जो 2024 में हरियाणा के विधानसभा चुनाव है उसका मैसेज गलत चला जाएगा। इसलिए सेफ साइड से यहाँ पे फिलहाल जो सत्येंद्र सिंह यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार है, बशर्ते वो जो वोट लाएंगे वो अपने बलबूते पे लाएंगे। दूसरी बात यह है कि हरियाणा में फिलहाल आम आदमी पार्टी का, दिल्ली से सटे कुछ जिलों की बात छोड़ दें तो हरियाणा के जो अन्य जो विधानसभाएं हैं वहां पे आम आदमी पार्टी का फिलहाल उस तरह का वर्चस्व नहीं दिखाई दे रहा है जिस तरह से आम आदमी पार्टी दावा कर रही है। सत्येंद्र सिंह अब क्योंकि वहां पे पुराने नेता हैं, आदमपुर के इलाके के लोगों को जानते हैं, वहां पे उठना बैठना है उनका, तो जो भी वो वोट लाएंगे वो अपने चेहरे पे लाएंगे, आम आदमी पार्टी का उसमें इतना श्रेय नहीं रहेगा। तो ये आम आदमी पार्टी के वहां ना उतरने की वजह है। हालांकि
हालांकि ये भी कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आदमपुर में जाकर एक बड़ी सभा कर सकते हैं, लेकिन किसी कारण से वो सभा उन्होंने नहीं की, वो वहां पे कैंसिल करनी पड़ी। लेकिन फिर भी जो बाकी जो अन्य नेता हैं आम आदमी पार्टी के, जो अन्य चुनावों में आपको दिखाई देते हैं वो आदमपुर में आपको नहीं दिखाई दिए। अकेले सत्येंद्र सिंह और कुछ जो उनके जो अन्य जो हरियाणा जिले से जो कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के, वो ही वहां पे वोट मांगते हुए दिखाई दिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी जानती है कि अगर शुरुआत कहीं गड़बड़ हुई तो 2024 का लक्ष्य हरियाणा को लेकर आम आदमी पार्टी लेके चल रही है वो गड़बड़ा सकता है। और इसीलिए यहां पे फिलहाल बशर्ते अपना कैंडिडेट आम आदमी पार्टी ने उतारा है, ये सिर्फ दिखाने के लिए कि हम भी मैदान में हैं, हम आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी भी भली बातें जानती है कि आदमपुर से भजनलाल परिवार से सीट निकालना मुश्किल है और इसीलिए कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन परिणाम क्या होगा वो हालांकि जब वोटों की गिनती होगी तब पता चलेगा। बिल्कुल, उसके लिए इंतजार करेंगे। दीपक, आप जरा ये भी समझाएं कि भव्य बिश्नोई जब हिसार से चुनाव लड़ रहे थे उस दौरान उनकी जो हार हुई वो तो हम सभी को पता है, लेकिन जो जानकारी है कि उसके मुताबिक उनकी अपने ही हलके में यानी आदमपुर में भी हार हुई थी। उस लिहाज से अब भजनलाल के परिवार के नाते उन्हें वोट दी जाए, उसके अलावा क्या उनके पास कोई और पॉइंट है जिसकी वजह से आदमपुर की जनता उनके साथ जाएगी? देखिए, बिल्कुल वो साफ तौर पर एक बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। हमने इस बारे में कुलदीप बिश्नोई से बात की, हमने रेणुका बिश्नोई से बात की, हमने भव्य बिश्नोई से बात की। साफ तौर पर उनका कहना यह है कि इससे पहले लगातार हो ये रहा था कि विपक्ष में थे वो, कोई सुनने वाला नहीं था, किसी तरह से उनके इलाके में विकास कार्य नहीं हो पा रहे थे चूंकि वो विपक्ष में थे। अब उनके पास एक दावा इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अभी 2 साल बाकी है। इसका मतलब ये उपचुनाव जो हुए हैं 2 साल तक। लेकिन ये बात तो कहीं ना कहीं अपने लिए परेशानी खड़ी कर देंगे कि एक तरफ बीजेपी सरकार के तमाम मंत्री, मुख्यमंत्री भी ये दावा करते हैं कि हम बिना भेदभाव के विकास करते हैं, और अब ये कहा जा रहा है क्योंकि ये हमारी पार्टी में शामिल हो गए तो अब हम इनके क्षेत्र का विकास करेंगे। देखिए, बिल्कुल जब चुनाव होते हैं ना तो चुनाव में तमाम तरह के समीकरणों को ध्यान रखा जाता है, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप होते हैं और तमाम तरह की लीगल पॉइंट्स निकाले जाते हैं। इसमें भी यही हो रहा है कि जब बीजेपी के जब नेता बात करते हैं साफ तौर पर कहते हैं कि हम तमाम इलाकों में समान विकास करते हैं, लेकिन कुलदीप बिश्नोई से जब बात की जाए, कुलदीप बिश्नोई के समर्थकों से जब बात की जाए तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि पिछले कुछ समय से सत्ता में नहीं थे, सत्ता में ना होने की वजह से इलाके में विकास कार्यों का टोटा हो गया। इस बार सत्ता में है, सत्ता में आए हैं तो पूरी तरह से इलाके के विकास कार्य पूरे होंगे। साफ तौर पर कह रहे हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल आए, तमाम तरह के बीजेपी के लीडर्स आए और वो साफ तौर पर ये कहकर गए हैं कि इलाके का विकास होगा, 2 सालों में आदमपुर चमन बन जाएगा। ये साफ तौर पर वो कहते नजर आते हैं। दीपक, यानी बचाव के तरीके अपनी अपनी सुविधा के मुताबिक ढूंढे हुए हैं। आपसे समझना जातिगत समीकरणों को भी चाहेंगे क्योंकि आप लगातार अभी फील्ड में थे और देख रहे थे लोगों को। 3 उम्मीदवार हैं जो जाट समुदाय से आते हैं, वैसे तो मैदान में 22 उम्मीदवार हैं। आप जातिगत समीकरणों के लिहाज से आदमपुर के इस उपचुनाव को कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा था। दरअसल स्थिति क्या है कि यहाँ जो मेन टक्कर देखने में मिल रही थी, या जो हम बात करें टॉप 3 की अगर हम बात करते हैं तो टॉप 3 में केवल 3 चेहरे आते हैं। कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई, दूसरे इनेलो के प्रत्याशी, तीसरे जयप्रकाश। 3 लोग सामने आते हैं। तीसरे जो प्रत्याशी है इनेलो के, ये आते हैं बालसमंद गांव से। बालसमंद गांव वो गांव है जहां जो संख्या है वोटर्स की वो है 11,000। 11,000 वोटर्स का मतलब ये है कि ये गांव अकेला गांव ऐसा है जो कि पूरी तरह से पूरे चुनाव को प्रभावित कर सकता है। इस पूरे समीकरण में हमने ये चीज समझने की कोशिश की तो हमें ये महसूस हुआ कि जयप्रकाश और कुलदीप की साफ तौर पर टक्कर देखने को मिल रही है। पूरी तरह से ये देखने को मिलता है कि कुलदीप बिश्नोई कहीं ना कहीं नेक टू नेक फाइट में फंसे हुए हैं। जयप्रकाश को हराना इतना ज्यादा आसान उनके लिए नहीं होने वाला है, लेकिन ये आसान बनता हुआ नजर आता है। जिन समीकरणों की मैं बात कर रहा हूं, हालांकि होगा क्या ये तो 6 तारीख को पता चलेगा, लेकिन जिन समीकरणों की मैं बात कर रहा हूं वो समीकरण कुछ इस तरीके से बैठते हैं कि बालसमंद गांव जहां हम गए वहां हमने देखा कि इनेलो का जबरदस्त कब्जा या जबरदस्त होल्ड हमको नजर आया। चूंकि जो प्रत्याशी है वो उसी गांव के हैं तो ज्यादातर लोग जो है उस गांव के वो पूरी तरह से सपोर्ट करते नजर आए स्थानीय जो इनेलो के नेता है। इसका नुकसान किसको होना है? इसका नुकसान साफ तौर पर जयप्रकाश को होना है। जयप्रकाश को क्यों होना है कि गांव में जो जाट वोटर हैं जो हुड्डा के साथ जाने वाले थे, क्योंकि हुड्डा की ताकत जो सबसे ज्यादा मानी जाती है वो जाट वोटर्स माने जाते हैं, तो जाट वोटर्स जो हुड्डा के साथ जाने वाले थे वो अब हुड्डा के साथ नहीं जाते हुए दिखाई दिए, जो आज कम से कम नजर आ रहा है। और वो बटेंगे और जैसे ही वो वोट बटते हैं जयप्रकाश और इनेलो में, जैसे ही वो वोट बटते हैं तो साफ तौर पर इसका फायदा मिलता है कुलदीप बिश्नोई को। तो इस तरीके से साफ तौर पर मेरी जो आकलन है इस फील्ड में, जो मैंने आकलन किया है, नेक टू नेक फाइट है। अंतर काफी कम रहने वाला है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा, लेकिन साफ तौर पर कुलदीप बिश्नोई सीट निकालते हुए कम से कम आज जो ऑब्जर्वेशन
ऑब्जर्वेशन है वो दिखाई दे रहे हैं। हालांकि देखना ये होगा कि 6 तारीख को ये ऑब्जर्वेशन सही साबित होती है या इसमें कुछ चेंज होते हैं, क्योंकि मतदाता के मन को आकलन और सूर्य समाचार का आकलन कितना सही रहेगा ये हम 6 तारीख को बिल्कुल अपने दर्शकों को दिखाएंगे और हमारे दर्शक देख पाएंगे कि इससे पहले भी जो हमने खासतौर पर टिकटों के बंटवारे में हिमाचल के मामले में जो कयास लगाए थे या फिर जो जानकारी थी वो कितनी सही साबित हुई थी। आपके पास लौटेंगे, अभी जो लोग लाइनों में लगे हुए हैं उसके बाद वोट प्रतिशत कितना बढ़ सकता है उस पर आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन विनय, जरा सिचुएशन जेजेपी की समझा दीजिए, क्योंकि जेजेपी की तरफ से पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या दूसरा कैंडिडेट उतारा जाएगा या फिर नहीं। उसके बाद चुनाव प्रचार को लेकर तमाम कयास हुए और जो चुनाव प्रचार किया गया उसमें कितनी फॉर्मेलिटी नजर आई या कितनी कह सकते हैं कि मजबूरी में जो नेता फील्ड में उतरे हुए थे, जो भव्य बिश्नोई के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। जेजेपी की सिचुएशन क्या देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जेजेपी की यहाँ पे मजबूरी ही कहा जाएगा कि जब भी चूंकि जब भव्य बिश्नोई ने नामांकन किया तो जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह उनके साथ दिखे और जब 1 तारीख को मुख्यमंत्री जब आदमपुर पहुंचे तो वहाँ दुष्यंत चौटाला भी दिखाई दिए। आपको ये याद होगा कि जब भव्य बिश्नोई ने नामांकन नहीं किया था और उससे पहले जब दिग्विजय सिंह ने एक बात कही थी कि आदमपुर में जहां भी होर्डिंग बोर्ड लग रहे हैं वहां पर जेजेपी के नेताओं के चेहरे नहीं है, ये खटास तभी पैदा हुई थी और दिग्विजय सिंह ने, जो कि जेजेपी से आते हैं, सबसे पहले इस बात का मुद्दा उठाया था। उसके बाद लगातार बीजेपी के नेताओं, बाकायदा मुख्यमंत्री तक को सफाई देनी पड़ गई थी। मुख्यमंत्री ने भी इसको लेकर सफाई दी थी कि कुछ कार्यकर्ता हैं आदमपुर में जिन्होंने ये किया है, ऐसा आगे से नहीं होगा। बाकायदा मुख्यमंत्री को इस पर सफाई देनी पड़ी थी क्योंकि जेजेपी की इस नाराजगी का बीजेपी को भी खतरा था। और ये जब बात सब सारी सुलह हुई तो जब भव्य बिश्नोई नामांकन के लिए पहुंचे तो निशांत सिंह उस वक्त उनके साथ दिखाई दिए। इसके बाद ये माना गया कि आगे वाले कार्यक्रम में भी जेजेपी के नेता दिखाई देंगे, लेकिन जेजेपी के नेता यानी कि खुद दुष्यंत चौटाला जब दिखाई दिए जब मुख्यमंत्री का वहां पे प्रोग्राम था, रैली थी, तो इस दौरान कहीं भी आपको जेजेपी का कोई भी बड़ा नेता आदमपुर में नहीं दिखा। इसका मतलब साफ है कि सिर्फ ये कहीं ना कहीं जो प्रचार था वो गठबंधन की मजबूरी का प्रचार था, क्योंकि जेजेपी लगातार शुरू से ये कहती आई है कि हम गठबंधन धर्म निभा रहे हैं और यही बात है कि जो मंच शेयर किए गए वो जेजेपी की तरफ से तब किए गए, एक तो जब नामांकन हुआ तब और जब आखिरी दिन था प्रचार का तब किए गए। उसके बीच में कोई आपको बड़ा चेहरा वहां पे भव्य बिश्नोई के लिए वोट मांगता नहीं दिखाई दिया। बाकायदा बीजेपी की तरफ से तमाम जितने भी आला नेता हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ हो या फिर हरियाणा कैबिनेट के बीजेपी खेमे के कई मंत्री हों, वो तमाम लोग वहां दिखाई दिए। तो इसको जरूर मजबूरी कहा जाएगा क्योंकि कहीं ना कहीं जेजेपी भी ये मान के चल रही थी कि भव्य बिश्नोई को जब टिकट दिया गया तो उनसे किसी तरह की कोई सलाह मुशायरा यहाँ पे नहीं किया गया। बीजेपी क्योंकि गठबंधन में है, जेजेपी चाह रही थी कि उनसे किसी तरह की सलाह की जाए, लेकिन ये बात साफ थी जब कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी ज्वाइन की थी तभी ये बात साफ हो गई थी कि कुलदीप बिश्नोई या फिर उनके बेटे को टिकट दिया जाएगा। तो ये जेजेपी की जरूर मजबूरी कहा जाएगा, नाराजगी भी है क्योंकि दिग्विजय सिंह नाराजगी जाहिर कर चुके हैं, लेकिन गठबंधन में सरकार है और अभी सरकार का जो कार्यकाल है 2 साल का लगभग बचा हुआ है। तो ऐसे में अभी जेजेपी ने कोई स्टेप या फिर अपना कोई उम्मीदवार उतारने की बात नहीं की, शुरू में भी नहीं की। उन्होंने यही कहा कि वो गठबंधन का धर्म निभाते हुए जो भी उम्मीदवार होगा बीजेपी का उसका प्रचार करेंगे और वही देखने को मिला। लेकिन सिर्फ 2 ही बड़े कार्यक्रम में, एक नामांकन के दिन और एक आखिरी दिन जब चुनाव प्रचार था, जब मुख्यमंत्री वहां पहुंचे थे। जी बिल्कुल, विनय बने रहे हमारे साथ। दीपक, आपके पास आ रहे हैं क्योंकि 3 साल में 3 बार उपचुनाव हुए हैं और इस उपचुनाव के नतीजों के लिए हालांकि हम इंतजार करेंगे, लेकिन जो 2 उपचुनाव रहे वो बीजेपी जेजेपी के लिए कुछ खास बेहतर नहीं रहे, हम सभी जानते हैं। तो इस चुनाव में आप किस तरीके से अलग पूरा जो समीकरण है वो देख रहे हैं और इसके साथ ही जरा हमें ये समझाएं कि अभी भी जो लोग लाइनों में लगे होंगे उसके बाद कितना वोट प्रतिशत रहने की उम्मीद है? देखिए, बिल्कुल पहले मैं आप पे पहले सवाल पर आ जाता हूं। गठबंधन धर्म की बात जो विनय हमारे साथी कह रहे थे वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि जेजेपी पूरी तरह से साथ नजर नहीं आई, मंच पर केवल मजबूरी में आते हुए नजर आए, चूंकि मजबूरी का गठबंधन धर्म निभाना था तो इसके लिए कोशिश हुई। लेकिन जब ये हम बात करते हैं तो हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि कांग्रेस के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। कांग्रेस के साथ ऐसा क्यों हुआ है कि कांग्रेस के जो बाकी नेता हैं, चाहे वो किरण चौधरी रही हो, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला रहे हो, चाहे कुमारी शैलजा रहे हो, इन्होंने भी इस बात के साफ तौर पर आरोप लगाए थे कि हुड्डा ने एक तरफा फैसला किया है, प्रकाश को कैंडिडेट घोषित करने से पहले उनसे नहीं पूछा गया है। तो ये केवल ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बीजेपी और जेजेपी के बीच में चल रहा है, ये तो कांग्रेस में भी चल रहा है और साफ तौर पर चलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बात, आपका जो सवाल था वो सवाल, अब आप एक बात का अंदाजा लगाइए, जिस सेंटर पर मैं खड़ा हुआ हूँ इस सेंटर पर इस समय इस पोलिंग बूथ के अंदर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है। गिने चुने जब हम बात कर रहे थे, शुरुआत जब हमने की थी तो 5 से 7 लोग मौजूद थे, ये 5 से 7 लोग निकल चुके हैं, दरवाजा पूरी तरह बंद हो चुका है। इस समय ईवीएम मशीन जो है इनकी पैकिंग की तैयारी चल रही है, इनको
इनको पैक किया जा रहा है। तो अब मतदान का जो प्रतिशत आएगा ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। कुछ समय बाद ये पूरी तरह से अपडेट होगा, तो अपडेट होने के बाद पूरा आंकड़ा, सही आंकड़ा सामने आएगा। लेकिन एक बात पक्की है कि स्थिति जो नजर आ रही है वो स्थिति ये नजर आ रही है कि मुकाबला बहुत कांटे का है, और कांटे का मुकाबला जैसा कि हम सुबह से कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी में साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन इसमें तीसरे जो भागीदार बन रहे हैं, तीसरे जो मुकाबले की एक कड़ी है, इनेलो भी इसमें कहीं ना कहीं मुकाबले की कड़ी होती हुई नजर आ रही है। जी चलिए, बिल्कुल कांटे का मुकाबला, और तभी शायद दिलचस्प भी है। बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। विनय हमारे साथ जुड़े। विनय, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।